आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। प्रोग्राम के आगाज़ में, शुरू में हम अपनी तरफ से, अपने सुनने वालों की तरफ से, अपने देखने वालों की तरफ से पंजाब के वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान साहब को दिल से मुबारकबाद देते हैं कि उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया है। बहुत खुशी की बात है मान साहब, और हम बाबा जी से ये भी दुआ करते हैं कि शायद, हम शायद ही कह रहे हैं कि शायद बेटी के आ जाने से आप में थोड़ी नरमी आ जाए, आप में थोड़ी तलखी कम हो जाए, आप आदाब सीख जाएं, आप सीख जाएं सोसाइटी में कैसे बात करनी है। ये तवक्को, ये उम्मीद हम आपसे करते हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक। चलिए अब चलते हैं दिल्ली, क्योंकि आजकल हर चैनल, हर ब्लॉगर, हर सारा प्रिंट मीडिया दिल्ली ही से काम कर रहा है। दिल्ली हो रही है। वैसे भी हमारे मुल्क की वो कैपिटल है, राजधानी है, लेकिन इलेक्शन का माहौल, इलेक्शन का वक्त है, तो सारी एक्टिविटी दिल्ली से ही हो रही है। हम बात करेंगे कट्टर ईमानदार शख्स की, मफलर मैन साहब की। उनके बारे में एक बात करने से पहले मेरे को एक बात याद आ गई। मैं अभी सैमी जी से बात कर रहा था, मेरे कहा यार हमने याद है, मैं क्या सैमी अपन एक को प्रोग्राम किया सी फरिश्ते, तो उसमें अपन वो किया सी पटियाले दे जो डॉक्टर साहब हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं, उन्होंने आप फरिश्ते इंटरव्यू की सी, गुफ्तगू की उन्होंने डॉक्टर धर्मवीर गांधी। कहता हाँ जी हाँ याद है, वो हमारे चैनल पर पड़ी भी है वो। तो उसमें हमने डॉक्टर गांधी साहब से एक सवाल, गांधी जी फॉर्मर एमपी रहे हैं, आम आदमी पार्टी से थे, और आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर थे 1914 में जब पार्टी की शुरुआत हुई 14-15 में, तो वो ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी। ये बात अलग है कि बाद में अपना मफलर मैन साहब से इनके इख्तिलाफ़ हो गए, डिफरेंसेस हो गए, और ये डिफरेंसेस इतने बड़े कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। तो हम उस गुफ्तगू की बात कर रहे हैं जो हमने अभी पिछले 3-4 महीने पहले की थी। एक सवाल हमने पूछा था गांधी जी से, मैं कहा डॉक्टर साहब एक सवाल बताइए कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका वोट निर्णायक है, मतलब आपके वोट से ये फैसला होगा कि मोदी जी पीएम बनेंगे या अरविंद केजरीवाल साहब। सपोज मान लीजिए आपकी वोट से ही फैसला होना है, बाकी बराबर 270 हो गई, 260 हो गई। तो पहले तो उन्होंने लंबी सांस ली, कहने लगे यार बड़ा मुश्किल सवाल है, अच्छे दोस्त हैं हमारे, हम आज कहते हैं, मैं ठोक के कहता हूं कि हमारे अच्छे दोस्त हैं, बाकी जो पॉलिटिशियनों के बारे में शायद मैं ये इस्तेमाल नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि यार नरेश बड़ा औखा जा सवाल है। मैं कहा सर ये तो बताना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या जवाब दिया, ये सबके लिए सुनने वाला है। कहते अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अरविंद जी और मोदी में से एक मुझे चुनना पड़े जो देश के लिए निर्णायक फैसला हो, तो मैं कहते मोदी जी को वोट डाल दूंगा, अरविंद को नहीं डालूंगा। ये एक फाउंडर आम आदमी पार्टी और जो मेंबर पार्लियामेंट रहा है उसके तासुरात हैं एक कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त के बारे में। अच्छा, वहाँ एक खातून हैं, वो भी लंदन से पास आउट हैं, तो वो आजकल टीवी में काफ़ी आ रही हैं, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, लायक हैं, कोई शक नहीं, हम उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर रहे। वो कह रही हैं कि भी ईडी उनसे पासवर्ड मांग रहा है, तो होर की जलेबियाँ मंगूंगा मैडम उसको। वो साहब ईडी की हिरासत में है और वहाँ कोई बराती बन के तो नहीं गए ना जी, तो वहाँ ईडी ने उनसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, उनसे सारा वो निकलवाना है। अगर वो फ़ोन का पासवर्ड मांग रहे हैं ईडी वाले, तो उसमें कोई क्या बताइए, अगर वो पासवर्ड आपके कट्टर ईमानदार साहब पासवर्ड नहीं देते तो उसका मतलब है कोई सब मैलिफाइड इंटेंशन है उनके दिमाग में। ईडी ने तो पूछना ही है ना जी, ये सब जो फ़ोन में आपके डाटा है वो उस डाटा में क्या है, वो पासवर्ड आप दोगे तभी खुलेगा ना। तो बड़ी कमाल की बात है वो खातून की कि ईडी पासवर्ड मांग रहा है, तो ईडी क्या उनको जलेबियां मांगेगा उनसे? कमाल है यार। अच्छा, फिर
वो कट्टर ईमानदार साहब की बेगम शरीके हयात वो भी अब टीवी पे आने लग गई हैं। मतलब ये पता लग रहा है, आप सब इसका अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि अगर कट्टर ईमानदार साहब लंबा जेल में जाते हैं, जैसे इनके 3-4 साथी साल से अंदर हैं, तो ये सुनीता जी जो उनकी वाइफ हैं वो ऑलमोस्ट शी इज़ रेडी टू स्टेप इनटू हिज शूज़। तो उन्होंने अपना अब मकाम हासिल कर लिया है सीएम बनने का। जो उनकी एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो हो जाए तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो जब लालू जी राबड़ी देवी को बना सकते हैं तो ये तो लड़की बेचारी IRS है, क्यों नहीं बन सकती? उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना, ना होना चाहिए। तो ये कह रही हैं कि जी कट्टर देशभक्त। सुनीता जी, किसको शक है उसकी देशभक्ति पर? आपको है जो आप कह रहे हो कट्टर देशभक्त है। कमाल होगी, आप उनकी शरीके हयात हैं, कई साल से आप उनके साथ रहती हैं और अब आप ये कह रही हैं वो कट्टर देशभक्त हैं। इसका मतलब आपके दिमाग में संदेह है, आपके दिमाग में वहम है कि वो शायद वो कट्टर देशभक्त नहीं है। किसी हिंदुस्तान के किसी बंदे ने, किसी अपोजिशन लीडर ने ये नहीं कहा कि वो कोई पाकिस्तान को मदद करते हैं या फिलीपींस को मदद करते हैं या तालिबान को मदद करते हैं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। तो आपके जहन में ये सवाल कैसे आ गया कि भाई वो कट्टर देशभक्त है? कमाल है यार। अच्छा, फिर और एक मजे की बात, आप कह रही हैं कि भी उनको ईडी तंग कर रही है। सर, मैम आपको एक बात बताऊं, खुशकिस्मत हैं कि वो ईडी की के लॉकअप में है। अगर वो पंजाब पुलिस के लॉकअप में होते ना, पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती तो 1 घंटे के अंदर अंदर चाहे कोई होता वहाँ, उनके अरविंद जी होते या उनकी जगह कोई भी होता, 1 घंटे में वो सब कुछ कबूल करवा लेते जो उन्होंने नहीं भी किया था। शुक्र मनाइए। दिलेर मेहंदी साहब का केस सारी दुनिया को पता है, पंजाब पुलिस ने 15 मिनट के अंदर उनकी पैंट नीचे करवा दी थी। ये तो बेचारे ईडी वाले शरीफ हैं जो सिर्फ तो वहां उनको लेके गए, इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो थोड़ा मोटा तो तंग करना ही पड़ेगा यार। उनके ऊपर इल्जामात हैं, तहकीकात करनी है, तो वहां उनको कोई वो किसी शादी के न्योते पे तो थोड़ी गए हैं, एज ए किसी फंक्शन में चीफ गेस्ट थोड़ी गए हैं। ही इज देयर एज एन एक्यूज्ड, वेदर ही हैड डन इट और नॉट दैट हैड टू बी सीन बाय द कोर्ट, बट the ED had to prepare the case, and for preparing the charge sheet, for preparing the case, ED had to ask certain questions. If he is not responding, then it is the blame of Arvind Kejriwal, not of ED. भेज दीजिए 1 घंटे के लिए पंजाब पुलिस के पास, कैसे वो तितर बनाते हैं वो पंजाब पुलिस बताती है। कमाल की बातें हो रही हैं यार, कमाल की बातें हो रही हैं। वो एक इस वक्त हम ये कतई नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई हेराफेरी की है, गबन किया है, नहीं किया, ऐसा हम, क्योंकि मामला सब जस्टिस है, किसी को उसके ऊपर हक नहीं है। अच्छा, एक बात और है, मेरे देश ने देखी होगी, बड़ी कमाल की बात है कि अब ये 600 लोगों ने, जो हिंदुस्तान के टॉप ल्यूमिनरीज हैं, वकील हैं, लॉ के टॉप मोस्ट बंदे हैं, उन्होंने एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा है कि ये एक्यूज जो हैं जुडिशरी को धमकियां दे रहे हैं। तो सर ये कितनी दुख वाली बात है। देखिए, ये मफलर वाले साहब क्यों पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, कोई बताने की ज़रूरत नहीं। इनके जो साथियों ने, चलो आप प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, उस पर कोई इनकार नहीं, आप सड़कें जाम कर रहे हो, लोगों का जीना हराम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास यही है, आप यही करोगे, सब यही करते हैं। अगर मोदी जी अंदर हुए होते तो बीजेपी भी यही करती, तो इसमें किसी पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यार, आप कोर्टों के बाहर भी धरने दे रहे हो, तो क्या प्रूव करना चाहते हो आप? बताओ तो सही। कोर्टों के बाहर धरने कभी नहीं सुने थे, तो आप कोर्ट को धमकियां दे रहे हो ना, ये तभी तो 600 जो टॉप इंडिया के वकील हैं उनको मजबूरन ये चिट्ठी लिखनी पड़ी। कमाल की है ये सोच आप लोगों की। ऐसी कट्टर ईमानदार पार्टी ना बनी है और ना बननी चाहिए, हम ये कहेंगे ना बननी चाहिए। जब से ये मफलर वाले साहब हिंदुस्तान की सियासत में आए हैं, हिंदुस्तान की सियासत कहाँ से कहाँ चली गई, कहाँ से कहाँ आ गई, ये सारा हिंदुस्तान जानता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे पहले बहुत बेहतर थे हम, कोई बेहतर नहीं थे, लेकिन इन्होंने
जो हिंदुस्तान की सियासत का मयार, हिंदुस्तान की सियासत का स्टैंडर्ड जितना गहरा इन्होंने गिराया है, तो शायद ही मोदी जी, या जैसे लोग कहते हैं मोदी जी या अमित शाह साहब ने गिराया है, तो मैं कहता हूँ इन्होंने ज़्यादा गिराया है। झूठ बोलना हर एक पॉलिटिशियन का धर्म है, मज़हब है, राइट है, लेकिन ये तो यार खास आदमी पार्टी तो इतना इतना झूठ बोलती है, इनके पास झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं और डराने के अलावा कुछ है ही नहीं इनके पास। बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, फिर आज वहाँ हिंदुस्तान की जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मैडम, उन्होंने आज 4 शख्सियतों को मरणोपरांत पॉस्टमसली भारत रत्न दिए। एक अडवाणी साहब हैं अभी, उनको वो कल उनके घर देने जाएंगी क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है। मैं 4 में देख रहा था कहीं जिसको ये मफलर वाले साहब अपने 2 बंदों को भारत रत्न दिलवाना चाहते थे, जो जेल में 1 साल से है, उनका मुझे कहीं नाम नहीं दिखा। चलिए कोई बात नहीं, शायद हो सकता है आपकी इंडिया की सरकार आ जाए तो अगले साल इन दोनों को दिलवा दीजिएगा, जैन साहब और मनीष साहब को, और अपना नाम नोबल के लिए भेज दीजिएगा, क्योंकि आप इनके लीडर हैं। आपका अगर इनका बनता है तो आपका तो बनता ही है ना साहब, हर हालत में बनता है। अच्छा, ये जो खास आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता, स्पोक्समैन, जो टीवी चैनल्स पर बहुत बोलते हैं, आके बोलना, स्पोक्समैन है, बोलना भी है, उनका काम ही बोलना है, उनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। उन सवालों का आज तक किसी आम आदमी पार्टी ने, खास आदमी पार्टी ने उन सवालों का जवाब नहीं दिया, किसी ने भी। ये मैं दिखाता हूँ, ये आज हमें एक ये मिली है, समी साहब दिखाइएगा ज़रा, निकालिए वो जो आपने क्लिपिंग भेजी थी, भेजो ज़रा, दिखाएं। तो एक हम दिखाते हैं आपको, एक क्लिपिंग है, एक हमारे पास आई है कहीं से, किसी बंदे ने भेजी है। उन्होंने, एक महाराष्ट्र के शख्स हैं, उन्होंने आरटीआई में इंफॉर्मेशन ली है। 15 से लेकर 22 तक कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त साहब की सरकारी कोठी पर 29 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ है, सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क का। और किन किन ठेकेदारों को पेमेंट की है? 3 ठेकेदारों को पेमेंट की है, वो भी उस वहाँ की जो जिस एजेंसी ने की है, गवर्नमेंट एजेंसी है, तो वो भी उन्होंने तफसील से बताया है। 29 करोड़ टोटल, और कैसे 3 ये ठेकेदार इनको दिया गया। 29 करोड़ 6.5 साल में, सिर्फ सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क का। इतना तो मेरा ख्याल है 29 करोड़ का, अगर हम ताजमहल होटल जिसमें हज़ारों कमरे हैं, हज़ारों सूट्स हैं, उसका अगर हम बिल चेक करें सिविल और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का, तो मैं नहीं समझता कि ताज होटल का 10 साल में इतना, कभी 10 साल के पीरियड में इतना बिल आया होगा। तो एक कोठी के ऊपर 29 करोड़ का। तो आम आदमी पार्टी, खास आदमी पार्टी, वो मैडम या और जो भी इनके स्पोक्स पर्सन हैं, पंजाब में तंग साहब हैं, हमारे दोस्त मल्होत्रा साहब हैं, क्या ये बताएंगे लोगों को कि 29 करोड़ रुपए कैसे खर्च हुए और 29 करोड़ का क्या हवाला है? दूसरा सवाल, क्या ये मफलर वाले साहब सिक्योरिटी नहीं लेके घूमते? क्या ये मफलर वाले साहब हिंदुस्तान की, दुनिया की सबसे महंगी कारों में नहीं जाते? सुन लीजिए, क्या ये 40 करोड़ के बंगले में नहीं रहते? ये कट्टर ईमानदारी है, कट्टर देशभक्ति है। किसके लिए है देशभक्ति, किसके लिए है ईमानदारी? इसका कोई जवाब है इनके पास? मैं नहीं समझता इनके पास कोई जवाब है। और आज तक ना पंजाब के किसी लीडर ने, ना दिल्ली के किसी लीडर ने इन 3 अहम सवालों का जवाब दिया। आदमी अपने काम से, अपनी कंपनी से पहचाना जाता है दोस्तों। इन लोगों के काम कुछ, कहना कुछ, करना कुछ, तो ये लोग हैं। तो मेरे देश की खुशकिस्मती कहिए, बदकिस्मती कहिए, या आप लोग देखिए, आप लोग बेटर जज हैं। हम तो आप सिर्फ लोगों को बता सकते हैं कि खुशकिस्मती कहिए, बदकिस्मती कहिए, कि ऐसे कट्टर और ऐसे कट्टर देशभक्त हमारे रहनुमा बने हुए हैं।
देखिए किस्मत में क्या है, हम सब लोगों की 140 करोड़ लोगों की किस्मत क्या कहती है। जाने से पहले, इजाज़त लेने से पहले हम सारी पार्टियों के लीडर से एक बात कहना चाहते हैं, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो भगवंत मान साहब हों, चाहे वो कोई पार्टी हो, कि ये जो पलटू मार आते हैं एक दूसरी पार्टियों में इलेक्शन से पहले, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो चाहे स्टेट असेंबली का हो, ये आते रहेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हर एक पार्टी एक फैसला कर ले कि जो भी पलटू मार, चाहे वो कहता है मेरी आइडियोलॉजी बदल गई, मैं उस पार्टी को अपना बहुत बड़ा हितैषी मानता हूँ, ये पार्टी कमाल कर देगी, उसने नहीं कुछ काम किया जी, मैं घुटन महसूस कर रहा था, ये आम अल्फाज है बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों को, और लोग बेवकूफ़ बन भी जाते हैं, तभी इस कला में वो माहिर है। तो मैं इन पार्टियों के लीडरों से, बड़े लीडरों से ये कहता हूँ कि आप आज फैसला कर लीजिए, ये पलटू मार ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उनको कम से कम जो आने वाली इलेक्शन है, अगर कोई पार्लियामेंट से पहले आ रहा है तो वो, अगर कोई स्टेट असेंबली से इलेक्शन से पहले आ रहा है वो, उसको उस इलेक्शन में उसको या उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसकी बीवी, उसके बच्चे को उस इलेक्शन में टिकट नहीं मिलेगी, इतना आप जरूर कर दीजिए। इसी से ही ये जो आया राम गया राम का कल्चर खत्म हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा, काफी कंटेन हो जाएगा। आप लोग करते हैं या नहीं करते, रब जानता है, सारा हिंदुस्तान देख रहा है आप लोगों को। हिंदुस्तान बहुत मुश्किल में है दोस्तों, कोई अच्छा टाइम नहीं हमारे ऊपर। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, 21 करोड़ लोगों के पास एक वक्त का खाना है, 21 करोड़, और हालांकि सरकार कहती है हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। 80 करोड़ को खाना दे रहे हैं, इसमें कोई इनकार नहीं, लेकिन 21 करोड़ लोग हैं जिनको एक वक्त खाना मिलता है। ये 76 ईयर्स की आज़ादी का नतीजा है। उसमें 60 साल कांग्रेस के हिस्से में आते हैं, 15 साल मुख्तलिफ पार्टियों में, 10 साल तो इनके ही हो गए, 5 साल वाजपेयी साहब के, 15, 16, 17 साल दूसरी पार्टियों के हैं। तो 70 साल की आज़ादी के बाद 21 करोड़ लोग, मैं शिक्षा की बात नहीं करूंगा, इलाज की बात नहीं करूंगा, कपड़ों की बात नहीं करूंगा, छत की बात नहीं करूंगा, तन ढांपने की बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं रोटी की बात कर रहा हूं। और हम वर्ल्ड की कहते हैं सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाले हैं। कैसे बनने वाले हैं सर? दया कीजिए इस देश के ऊपर, बहुत हो चुका। कुछ थोड़ा सा जो हमारे देश के लीडर हैं, मैं हुक्मरान नहीं कहता, कोई भी लीडर है, अगर 30-40% भी ईमानदार हो जाए तो मेरे देश में गरीबी, मेरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट हर हालत में ख़त्म हो जाए। इसी उम्मीद के साथ खुदा हाफिज़।